विच मेथड ऑफ द कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जॉब कास्टिंग, यूनिट कास्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कोई विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जॉब कॉस्टिंग, ऑप्शन बी यूनिट कॉस्टिंग, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या नो मेथड इज यूज्ड। करेक्ट आंसर इज सी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के मीनिंग, मीनिंग के साथ कार्य और प्रविधि, मतलब मीनिंग, फंक्शन और टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग को यहाँ पर हम बिल्कुल फिनिश करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं, ताकि आप भी इस एबल हो, आप भी इस लायक हो सके कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसका करेक्ट आंसर दे सकें जल्दी से जल्दी। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पर डिस्कस करना है, सबसे पहले हमें कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, उसकी क्या प्रविधियां हैं, उसकी टेक्निक क्या है, विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम लास्ट में, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, इसी तरह के काफी आज क्वेश्चन यहाँ होने वाले हैं। बस आप मेरे साथ वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखें। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, आवाज अब आपको क्लियर आएगी। उस माइक से शायद सही आवाज नहीं आ रही थी, इससे आपको आवाज क्लियर आएगी। तो बात हो रही थी यहाँ पर, सबसे पहले लागत लेखांकन है क्या। तो लागत लेखांकन क्या है, ये एक विशिष्ट शाखा है। सामान्य लेखांकन जो होता है, जनरल अकाउंटिंग, उसी की एक विशिष्ट शाखा होती है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से संबंधित, मतलब या तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से संबंधित विभिन्न व्ययों का लेखा इस प्रकार किया जाता है ताकि उत्पादित की जाने वाली वस्तु या सेवा की कुल तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके और नियंत्रण में प्रबंध के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं सम्मंक व्यवस्थित रूप से प्राप्त किए जा सके। तो देखिए क्या है आपकी यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग कि एक सामान्य क्या है, जो सामान्य लेखांकन होता है उसी की एक विशिष्ट शाखा है। लेकिन इस शाखा में अगर कोई आप सर्विस बना रहे हैं, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी व्यय हुए हैं, उन व्यय को उन व्यय को ये रिकॉर्ड करती है। क्यों? ताकि कॉस्ट को नियंत्रित किया जा सके और कॉस्ट का पता लगाया जा सके कि उसकी कॉस्ट कितनी आई। और साथ में ये एक काम और करती है, ये साथ में जो मैनेजमेंट होता है, मतलब प्रबंध होता है, उसको मार्गदर्शक के लिए जो आवश्यकताएं जरूरी, उसको सूचनाएं चाहिए, वो सूचनाएं प्रोवाइड कराती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है? कॉस्ट से। क्या होता है इसमें रिकॉर्ड? कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है, व्यय रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि मैनेजमेंट को हेल्प हो सके। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं इसको, लागत ज्ञात करने लागत ज्ञात करने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से व्ययों का लेखा किया जाता है। क्या होता है इसमें? एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है, लागत ज्ञात करना और लागत पर नियंत्रण करना, ये उद्देश्य होता है। ये दो उद्देश्य होते हैं, एक तो लागत को ज्ञात करना, कॉस्ट को ज्ञात करना, और दूसरा क्या है कि उस पर कंट्रोल करना, लागत पर कंट्रोल करना। ये दोनों उद्देश्य होते हैं किसके? लागत लेखांकन के। वस्तुत लागत लेखांकन द्वारा प्रदत्त सूचनाएं लागत का निर्धारण, विश्लेषण, नियंत्रण संभव होता है। और तभी क्या होता है इससे क्या हो जाता है, लागत निर्धारण, विश्लेषण और नियंत्रण संभव हो जाता है। अगर बात करें कि इसको लंदन वर्तमान में जो CIMA है, ICMA है, उसके अनुसार लागत लेखांकन को में क्या क्या चीजें को शामिल किया गया है, तो उसमें भी किया गया है। एक तो लागत अंकन, मतलब कॉस्टिंग। दूसरा लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन सभी को शामिल करके बना है आपका लागत।
अब यहाँ पर अगर बात करें कोस्टिंग की, तो कोस्टिंग क्या है? लागत ज्ञात करने की तकनीक प्रक्रिया। लागतांकन क्या है? कोस्टिंग तकनीक एवं एक प्रक्रिया है। अगर यहाँ पर बात की जाए आपकी कोस्ट अकाउंटिंग की, तो कोस्ट अकाउंटिंग क्या है? लेखांकन का आशय व्यय के किए जाने से लेकर उन्हें केंद्रों एवं लागत इकाइयों से संबंधित करने तथा लागत का लेखा करने की प्रक्रिया। तो ये क्या है? लेखा करने की प्रक्रिया। कोस्टिंग क्या था? तकनीकी प्रक्रिया। कोस्ट अकाउंटिंग क्या है? लेखा करने की प्रक्रिया। और यदि कोस्ट अकाउंटिंग लागत लेखा शास्त्र की बात करें, तो इसका जो मतलब होता है, इसका आशय होता है, वो होता है सिद्धांतों से, विधियों से और प्रविधियों से जिनको आप यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग में, कोस्ट अकाउंटिंग में। तो तीनों को तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि लागत निर्धारण, लागत लेखांकन तथा लागत शास्त्र, तीनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं, परंतु इन सभी शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता है कोस्ट अकाउंटिंग में। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं कि लागत निर्धारण के मुख्य प्रकार या प्रविधियां कौन सी होती हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टेक्निक्स, किसका ध्यान रखना है यहाँ पर? टेक्निक्स का। फॉलोइंग द मेन टाइप कह लीजिए या टेक्निक कह लीजिए, किसकी? डिटर्मिनेशन करने की, कोस्ट को। कोस्ट का निर्धारण करने की मुख्य प्रकार या तकनीकियां कौन कौन सी है, प्रविधियां कौन कौन सी है, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली विधि कौन सी है आपकी? हिस्टोरिकल कोस्ट। दूसरी कौन सी है आपकी? स्टैंडिंग कोस्ट। तीसरी क्या है? मार्जिनल कोस्ट। और फोर्थ है आपकी डायरेक्ट कोस्टिंग। फिफ्थ है आपका एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग, अवशोषण लागत। और सिक्स है आपका एक रूप लागत निर्धारण, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो ये सभी क्या है? छह आपकी ये प्रविधियां हैं, ये आपकी टेक्निक है। अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है। यहाँ पर पहला है आपका ऐतिहासिक लागत निर्धारण, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट में यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, यहाँ पर जब माल बन जाता है, मतलब इस प्रणाली में होता क्या है कि किसी वस्तु या उपकार्य या प्रक्रिया की लागत जो निर्माण कार्य होता है, कहते हैं निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ज्ञात की जाती है। मतलब पहले तो कार्य होगा, जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तब उसकी लागत का पता लगाया जाता है कि वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट भी इसको कहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट इसकी क्या आई है। मतलब जब काम पूरा हो जाएगा तब देखा जाएगा कि इस काम को पूरा करने में कितना खर्चा हुआ, कितने व्यय हुए, क्या इसकी कॉस्ट आई। तो ये कौन सी विधि होगी आपकी? ऐतिहासिक लागत विधि। ये आपको याद रखना है, जब कार्य पूरा हो जाता है इसमें तब लागत को ज्ञात किया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट या वास्तविक कॉस्ट, कि वास्तव में कॉस्ट कितनी आई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमाप लागत निर्धारण। तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें ये पहली बात तो एक वैज्ञानिक आधार पर उत्पादन के लिए पहले से ही प्रमाप प्रमाप व्यय निर्धारित कर लिए जाते हैं। पहले से ही वैज्ञानिक आधार पर मान लिए जाते हैं कि हाँ कितना खर्चा होगा, कितनी लागत आएगी, इसमें पहले से ही मान लिया जाता है। पहली बात मतलब, कहने का मतलब ये है, इन प्रमापित व्ययों के आधार पर प्रमापित लागत ज्ञात कर ली जाती है। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मान ली जाती है कि भाई देखिए इस प्रकार के काम में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। मान लेते हैं 1 लाख, 1 लाख कॉस्ट आनी चाहिए, ये पहले से ही मान लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर इसमें वास्तविक लागत निकाली जाती है कि वास्तव में रियल में कितने का बना। अगर वास्तव में 1.5 लाख रुपए का बना है, लागत जो आई है वो 1.5 लाख आई है, तो ये क्या है? एक्चुअल, रियल में वास्तव में क्या आई है। और मानी कितनी थी? प्रमाप जो बनाया था वो प्रमाप लागत कितनी थी? 1 लाख। अब इनमें कंपेयर की जाती है कि इनमें कंपेयर की जा रही है कितनी कमियां ज्यादा आई एक्चुअल में। और ये जो ज्यादा आई है 50,000, ये क्यों ज्यादा आई है, इन कारणों का पता लगाया जाता है और इन कारणों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। किसमें? प्रमाप लागत निर्धारण में। तो देखिए हिस्टोरिकल में क्या था आपका? हिस्टोरिकल में क्या था आपका? ऐतिहासिक लागत में यहाँ पर तो ये था कि जब माल बन जाता है उसके बाद लागत ज्ञात की जाती है कि रियल में कितना खर्चा आया। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या है? पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड बना लिए जाते हैं, कुछ व्यय बना लिए जाते हैं कि इतना खर्चा होगा। लेकिन होता क्या है? खर्चा जो भी होता है उन दोनों को कंपेयर करके जब पता लगाया जाता है कि आखिर कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ। अगर कम हुआ तो क्यों, ज्यादा हुआ तो क्यों।
नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपकी सीमांत लागत। तो इसमें क्या होता है इस प्रणाली में, इसमें जो यहाँ पर स्थिर में परिवर्तनशील व्यय के रूप में बांट दिया जाता है। जितने भी समस्त लागत होती हैं उनको दो जगह बांट दिया जाता है, एक तो स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील। एक कॉस्ट होती है फिक्स और दूसरी होती है आपकी वेरिएबल। तो दो रूप में इनको बांट दिया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है अगर एक एडिशनल यूनिट और बढ़ा दी जाए तो कॉस्ट में कितना फर्क पड़ जाता है, या एक यूनिट कम कर दी जाए। जैसे आप 100 यूनिट बना रहे हैं और 100 यूनिट बनाने में आपके 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, 200 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है। अगर आप 101 यूनिट बना दें, अगर आप 101 यूनिट बना दें तो आप देखेंगे कि कॉस्ट जो आएगी 205 आएगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 5 रुपए का, इसको क्या कहेंगे, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, सीमांत लागत। इस लागत को ज्ञात करने के लिए केवल परिवर्तनशील व्ययों पर ही विचार किया जाता है, याद रखना। इसमें ये याद रखने की बात है, देखिए यहाँ पर केवल किस पर फोकस किया जाता है, केवल परिवर्तनशील व्ययों पर। वैसे व्यय जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ते हैं, उत्पादन के कम होने पर कम होते हैं, उन व्ययों पर ही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कस किया जाएगा वो परिवर्तनशील व्ययों पर किया जाएगा। यहाँ स्थिर जो व्यय होंगे उन पर उनका डिस्कस यहाँ नहीं होता है। किसी वस्तु की सीमांत लागत ज्ञात करना तथा यह ज्ञात करना कि वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आपने उत्पादन की बिक्री में, जो बिक्री में परिवर्तन हुआ है उसका लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पर जो परिवर्तन हुआ है उसका लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के लिए सीमांत लागत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो सीमांत लागत क्या है, ऐसी लागत जिसमें टोटल लागत को दो जगह बांट लिया जाता है, स्थिर और परिवर्तनशील। सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागत की बात की जाती है कि अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा उत्पादित करते हैं तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रत्यक्ष लागत, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपकी कॉस्ट अकाउंट। तो इसमें उत्पादन क्रियाओं विधियों एवं उत्पादन की लागत में केवल प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया करना तथा अप्रत्यक्ष जो होंगे, देखिए प्रत्यक्ष को तो शामिल करेंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष व्यय होंगे उनको कहाँ ले जाया जाता है, लाभ हानि खाते में ले जाना। प्रत्यक्ष परिव्यांकन या प्रत्यक्ष लागत का निर्धारण कहलाता है। क्या करना है, हम क्या करते हैं इसमें, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको तो कॉस्ट में ले जाते हैं। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको कहाँ ले जाते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। तो इस लागत को निकालने का जो तरीका है, प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष लागत निर्धारण। तो यहाँ पर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर कि जो आपकी ये जो है आपकी प्रत्यक्ष लागत है, ये सीमांत लागत निर्धारण से इस बात में भिन्न है कि इसमें कुल कुछ स्थिर लागतों को भी उचित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लागत माना जाता है। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी लागत होती है जो स्थिर हैं, फिक्स हैं, उनको क्या मान लिया जाता है, उनको प्रत्यक्ष लागत मान लिया जाता है, इसलिए उससे अलग है सीमांत वाली से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवशोषण लागत ज्ञात करना। इस संपूर्ण परिवांकन में टोटल कॉस्टिंग भी इसको कहा जाता है, पहली बात ये याद रखना है। इस प्रणाली में लागत ज्ञात करने के लिए स्थिर भी और परिवर्तनशील, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है। इस कोष्ट में क्या आता है, इस कोष्ट में आप सब कुछ ले लेते हैं। आप इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल करते हैं, आप वेरिएबल कॉस्ट को भी शामिल करते हैं, आप इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं, और आप इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं। इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ऐसी कौन सी विधि होती है, ये होती है अवशोषण लागत निर्धारण, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रूप लागत का निर्धारण, यदि एक उद्योग में लगी सभी संस्थाओं एक ही लागत विधि का प्रयोग करें तो एक रूप लागत निर्धारण कहते हैं। एक उद्योग में जितनी भी संस्थाएं लगी हुई हैं, एक तरह की इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री आती हैं कॉटन में, या जितनी कार में आती हैं कार में, सभी जितनी आती हैं, अगर वो सभी
एक ही प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एक रूप लागत निर्धारण कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई लागत निर्धारण की अलग विधि नहीं होती है। इससे केवल लागतों की तुलना अध्ययन में सुविधा होती है कि अगर आपकी दो इंडस्ट्री हैं, दो कंपनियां, तो आसानी से उन दोनों में कंपेयर हो सकती है, क्योंकि वो क्या है, एक ही विधि को अपनाती हैं। तो ये तुलना कंपेयर करने में बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। अब देखेंगे कि जो डिफरेंट मेथड हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, वे कौन कौन से हैं। अब तक तो कौन क्या देखा था? अब तक हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो आपकी आ, जो कॉस्ट की थी, कॉस्ट की अब तक हमने देखा था कि कॉस्ट की जो आपकी टेक्निक्स थी, वो टेक्निक्स, कॉस्ट निकालने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। लेकिन अब क्या देखेंगे? अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कौन कौन से कॉस्ट के यहाँ पर मेथड होने वाले हैं। मतलब डिफरेंट मेथड कौन से होंगे, डिफरेंट पद्धतियां क्या होंगी, और यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो पहला है इकाई पद्धति, यूनिट कॉस्ट मेथड। दूसरा क्या है? जॉब कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा क्या है? प्रोसेस कॉस्ट मेथड, समूह लागत पद्धति, बैच कॉस्टिंग। और फिफ्थ है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने ये लर्न कर लिए तो क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड होगा, बहुसंख्य या मिश्रित लागत पद्धति, विभागीय लागत पद्धति होगा, लागत योग पद्धति होगा, और लक्ष्य योग पद्धति होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी लागत इकाई पद्धति को। तो इसमें क्या होता है? देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, यूनिट लागत मतलब प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। तो ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा मेथड है कॉस्ट ज्ञात करने का, जिसमें प्रति इकाई लागत ज्ञात कर ली जाती है। ये आपको याद रखना है। ये कैसे की जाती है? जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर जितनी भी यूनिट बनती हैं, जितनी भी यूनिट बनती हैं, टोटल कॉस्ट को, क्या होता है कि जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है, जैसे टोटल कॉस्ट आपकी मान लेते हैं 1 लाख आई टोटल कॉस्ट, ठीक है, और वस्तु कितनी बनी है? वस्तु आपकी बनी है यहाँ पर 20,000। तो इससे डिवाइड कर ले देते हैं, और डिवाइड करके क्या आ जाती है ये क्या आ जाती है? 5 रुपए। तो ये क्या आ जाती है? प्रति इकाई लागत आ जाती है कितनी है। अब अगर इसको देखें, इस पद्धति को हम, पहली बात तो इसको सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसका नाम याद रखना है। इस पद्धति में क्या होता है? ऐसे उद्योग में ये पद्धति या मेथड यूज होता है, ऐसे उद्योग में होता है जहां पर जो कार्य होता है वो निरंतर चलता रहता है। मतलब यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, चलता रहता है, बनता रहता है। एवं जितनी भी निर्मित किए जाने वाले माल की सभी इकाई एक समान हो। जो भी आप चीज बना रहे हैं वो एक समान होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ईंटों के भट्टे देखें, ईंट भट्टे, खादान, आटा मिल, कपड़ा मिल, कागज, दुग्ध, यहाँ पर सेम ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसी जगह, ऐसे उद्योगों में इकाई लागत पद्धति यूज की जाती है, जहां पर प्रोडक्ट कैसा होगा? सेम होगा। ईंट, आप पहली ईंट देखेंगे, दूसरी ईंट देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा एक ईंट छोटी एक बड़ी है, या एक भारी होगी एक कम भारी होगी। ईंटें सारी समान तरह से, समान रूप से बनाई जाती हैं। तो ऐसे उद्योग में जो मेथड यूज किया जाता है वो इकाई लागत पद्धति ज्ञात की जाती है। इसमें दो होते हैं, इसमें टोटल कॉस्ट का भी पता लगाया जाता है, और टोटल कॉस्ट को जो भी यूनिट तैयार हुई है उन तैयार यूनिट से डिवाइड करके प्रति इकाई लागत भी ज्ञात ज्ञात कर ली जाती है कि प्रति इकाई लागत क्या है। इसके नाम क्या है? सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका उपकार्य या ठेका लागत। अब इसकी बात करें तो इस पद्धति में होता क्या है? ये पद्धति, जो भवन होता है, भवन का निर्माण हो रहा हो, सड़क का निर्माण हो रहा हो, बांध का निर्माण हो रहा हो, ये अन्य या कोई और निर्माण कार्य हो रहा हो, वहां पर ये ठेका लागत या उपकार्य लागत अपनाई जाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, ये कहाँ पर यूज की जाएगी? ये जो ठेका लागत पद्धति जो अपनाई जाती है, ये ऐसी जगह अपनाई जाती है जहां कार्य उप कार्यों में पूरा होता हो, कई प्रोसेस में पूरा होता हो, तो वहां पर, या जिसका क्या है, यहाँ पर होता क्या है दूसरा, कि इसका जो कार्य का जो स्वरूप होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। कार्य जो चलता है एक लंबी अवधि तक चलने वाला कार्य होता है इसमें। तो यहाँ पर ये पद्धति अपनाई जाती है, एक ऐसा कार्य जिसमें लंबे समय तक कार्य चलेगा।
ठेका लागत में काम हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, भवन बन रहा है, बाण बांध बन रही है, सड़क बन रही है, तो वहां पर ठेका लागत पद्धति यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ एक बात क्या दूसरी ध्यान रखने की है कि यहाँ पर उपकार्य लागत पद्धति जॉब कोस्टिंग को, इसका नाम दूसरा क्या है, जॉब कोस्टिंग, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कार्य की लागत एकत्रित पृथक एवं रूप जॉब कार्ड बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग कार्य के अलग अलग भी जॉब कार्ड बनाए जाते हैं। मशीन पुर्जे निर्माताओं, फाउंड्री या सामान्य इंजीनियर कार्यशालाओं द्वारा अपनाई जाती है। अगर कहीं मशीन के पुर्जे बन रहे हैं तो वहां भी ये विधि अपनाई जाती है, ठेका लागत विधि, ठेका लागत मेथड। तो ये कहाँ अपनाई जाती है, जहां भवन बन रहे हो, सड़क बननी हो, बांध बन रही हो, ठीक है, और जहां लंबा समय तक कार्य चलता है ये होने का, और इसका कार्य का स्वरूप भी बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपकी प्रक्रिया अथवा विधि लागत। देखिए इसका तो नाम ही प्रक्रिया आ रहा है यहाँ पर। तो यह पद्धति उद्योगों में अपनाई जाती है जहां पर सतत उत्पादन होता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस उत्पादन होता रहता है। उत्पादन क्रिया अलग अलग एवं नियमित प्रक्रियाओं में होती है, और प्रत्येक प्रक्रिया का निर्मित माल हर आगे आने वाली प्रक्रिया का कच्चा माल बन जाता है। देखिए एक प्रक्रिया ने माल बना कर दिया, वो दूसरी प्रक्रिया के लिए क्या बन जाता है, रॉ मटेरियल, फिर उससे आगे आगे काम होता है उस पर। चूंकि निर्मित माल प्रत्येक प्रक्रिया के अंत में उपलब्ध होता है, अतः केवल प्रत्येक प्रक्रिया की लागत जानना आवश्यक नहीं होता, वरन प्रत्येक प्रक्रिया में वस्तु की इकाई लागत ज्ञात करना भी आवश्यक होता है। यही नहीं, देखिए आप समझिए, जब एक ही प्रोडक्ट कई प्रोसेस से बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है, ये बनाकर इसको देता है, फिर आगे इसमें फिर बदलाव होता है, फिर आगे फिर बदलाव होता है, तो ये देखना जरूरी होता है यहाँ कितना खर्चा हुआ, यहाँ कितना खर्चा हुआ, यहाँ कितना खर्चा हुआ। हर जगह हर इसके जो आपका प्रक्रिया, इसके हर प्रक्रिया के हर स्टेप पर इसका कॉस्ट जानना जरूरी हो जाती है। यही नहीं कि लास्ट में टोटल कॉस्ट कितनी हुई। इस पद्धति के अंतर्गत प्रक्रिया के लिए अलग खाता रखा जाता है, हर प्रक्रिया के लिए इसके लिए अलग खाता रखा जाएगा, इसके लिए अलग अकाउंट होगा, यहाँ का अकाउंट अलग होगा, यहाँ का अकाउंट अलग होगा। प्रक्रिया लागत सामान्यतः साबुन बन रही हो, कपड़ा बन रहा हो, तेल, रसायन बन रहा हो, क्योंकि ये प्रोसेस से बनता है, साबुन बनने के लिए भी कई प्रोसेस होती हैं, तो ये यहाँ पर अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। समूह लागत, ग्रुप कॉस्टिंग। देखिए ये पद्धति क्या है, ये पद्धति जो हमने पीछे उपकार्य विधि देखी थी, ठेका विधि देखी थी, उसी का क्या है, एक विस्तार मात्र समझिए बस। क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जितनी भी खाद्य वस्तुएं होती हैं, उनका निर्माण करना, या बेकरीज होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, इनके कारखानों में इसका प्रयोग होता है पहली बार। क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए मेडिसिन वाले कारखाने में कौन सी कोस्ट लागत की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि इसका यूज कहाँ पर होता है। होता क्या है कि जहां पर उत्पादन कार्य पृथक पृथक समूहों में पूरा होता है, अलग अलग समूह में पूरा हो रहा है, तो वहां पर अलग अलग समूह की लागत ज्ञात करनी होती है। पहले समूह की कितनी लागत हुई, दूसरे समूह की कितनी लागत हुई, तो वहां पर ये समूह लागत विधि अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परिचालन लागत पद्धति, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड में क्या होता है, ये जो पद्धति अपनाई जाती है ये आपके परिवहन संस्थाओं में अपनाई जाती है। ठीक है, जहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं, जहां कोई गुड्स नहीं, सर्विस उत्पादित की जाती है, सर्विस बनती है। ऐसे उद्योग जिनमें वस्तुओं का निर्माण नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, उन उद्योगों में यूज की जाती है आपकी परिचालन लागत विधि। वहां पर इस पद्धति को अपनाया जाता है। और जैसे कि आपके परिवहन संस्था कौन सी हो सकती है, बस कंपनी हो सकती है, ट्रामवे कंपनी हो सकती है, रेलवे कंपनी हो सकती है, विद्युत वितरण वितरण हो सकती है, अस्पताल तथा होटल आदि हो सकते हैं। इसको अपनाया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रति इकाई सेवा पूर्ति की लागत भी ज्ञात की जाती है कि प्रति इकाई सेवा पूर्ति की लागत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुसंख्य मिश्रित लागत, जिन उद्योगों में पहले ही अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तथा बाद में उनको एक जगह जोड़कर एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है, मिलाकर अंतिम उत्पाद
अंतिम प्रोडक्ट निर्मित किया जाता है, वहां इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है बहुसंक का, जहां पर छोटी छोटी इकाइयों में काम होकर लास्ट में वो एक जगह जुड़कर एक जगह बन जाएगा, वहां पर इसको यूज किया जाता है। जैसे साइकिल, टाइपराइटर, टेलीविजन, मोटर कार, रेडियो, घड़ी, सिलाई मशीन आदि। ठीक है, इन सभी प्रकार के में प्रयोग जितने भी होते हैं, इनमें क्या होता है, ये भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे? इनमें क्या होता है कि अलग अलग जगह इसका जो है, जैसे अगर बात करें टेलीविजन की, एक पार्ट कहीं अलग बनता है, एक पार्ट कहीं अलग बनता है। रेडियो की बात करें, एक पार्ट कहीं अलग बनता है, एक पार्ट कहीं अलग बनता है, और फिर वो सारे इकट्ठे होकर एक जगह असेंबल कर दिए जाते हैं। तो ऐसी जगह कौन सी पद्धति यूज होती है? मिश्रित लागत पद्धति ऐसी जगह यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विभाग लागत पद्धति, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। जिन संस्थाओं में उत्पादन कार्य अलग अलग विभागों में हो रहा हो, अलग अलग विभागों में बटा हुआ हो, और प्रत्येक विभाग की अलग अलग लागत ज्ञात करनी हो, वहां पर इस विभागीय लागत का प्रयोग करते हैं। कार्य कैसा होगा? अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्य होगा, और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लागत ज्ञात करनी है। तो ऐसी उसमें क्या करते हैं हम, इसकी लागत विभागीय पद्धति से लागत ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट आपकी लागत योग पद्धति। नाम से ही पता चल रहा, लागत प्लस योग, लागत में कुछ जुड़ना भी है। क्या ऐड होना है लागत में? देखिए, जो भी वास्तविक लागत होती है उसमें कुछ प्रतिशत जोड़कर भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में। अब ये कैसी जगह अपनाई जाती है? ये पद्धति ऐसी जगह अपनाई जाती है जहां उपयोग ऐसे कार्यों के लिए संबंध में किया जाता है जहां जिन्हें अति शीघ्र पूरा करना है, करने की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्य जिनको बहुत जल्दी से पूरा करना है, तो ऐसी जगह हम इस लागत योग पद्धति को अपनाते हैं। जिनकी लागत ठीक-ठीक पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं होता, क्योंकि जल्दी से काम बना के देना है, जल्दी से काम करना है, तो यहाँ पर लागत ज्ञात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या कर लिया जाता है, कॉस्ट प्लस कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर इसकी कॉस्ट को मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्य लागत विधि। तो ये जो होती है यह पद्धति मुख्य सरकारी निर्माण में सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज होती है? लक्ष्य लागत। सरकारी निर्माण जितने भी होते हैं कार्य सरकारी निर्माण के, वहां पर इसका प्रयोग करा जाता है। इस पद्धति में होता क्या है? देखिए, निर्माण कार्य प्रारंभ शुरू होने से पहले ही एक पूर्व अनुभवी निर्माण विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, उससे परामर्श किया जाता है, उससे सलाह की जाती है, और एक संभावित लागत ज्ञात कर ली जाती है, एक अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई इतना इसमें खर्चा आएगा। और इस अनुमानित लागत या लक्ष्य लागत कहते हैं, ये जो आपने अनुमान किया है, ये जो आपने माना है कि भाई इस काम को करने में इतना खर्चा आएगा, यही क्या होगा? यही अनुमानित लागत होती है या एक लक्ष्य लागत होती है। कौन बताता है इसको? जो निर्माण विशेषज्ञ होता है, वो उससे परामर्श करके उससे सलाह लेकर इस लागत को ज्ञात कर लिया जाता है। निश्चित लागत पर ठेकेदारों को निश्चित कमीशन दिया जाता है। जो भी लागत ज्ञात होती है उस पे जो भी ठेकेदार होगा उसको कमीशन दिया जाता है। ठेकेदारों के टेंडर स्वीकार कर लिए जाते हैं यहाँ पर। इस लक्ष्य लागत को ही ध्यान में रखा जाता है। जब आप ठेकेदारों के जो टेंडर लिए जाते हैं तो इसी लागत को ध्यान में रखा जाता है। लक्ष्य लागत पद्धति तथा लागत योग पद्धति में अंतर केवल इतना है कि योग पद्धति में निर्माण से पूर्व ही अनुमान लगा लिया जाता है, और यहाँ पर सॉरी, उसमें तो जो आपकी लागत थी पीछे आपने पूर्व लागत अनुमान किसमें देखा आपने? योग पद्धति। पीछे योग पद्धति भी पढ़ी थी। तो योग पद्धति में तो वहां पर क्या होता था, काम होने से पहले अनुमान नहीं लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि काम होने से पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। ये फर्क है किसमें? योग विधि में और लागत विधि में। अब देखते हैं यहाँ पर हम अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन कौन सी होती हैं, विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो विशेषताओं में देखेंगे हम यहाँ पर लागत की प्रकृति और विशेषताएं। देखिए, लागत लेखांकन, पहली बात तो ये सामान्य लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है, ये याद रखना है। दूसरा, ये कला और विज्ञान दोनों होती है लागत लेखांकन। और इसमें होता क्या है? इसमें वर्गी जो व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, उनका वर्गीकरण होता है, अभिलेखन होता है, मतलब रिकॉर्डिंग होती है, व्यवस्थित विभाजन होता है,
अलग अलग विभाजन होता है। और जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है, वस्तु हो या सेवा हो, उसकी कुल लागत भी देखी जाती है और उसकी प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाती है। किसकी विशेषताएं हैं ये? लागत लेखांकन की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके द्वारा चालू कार्य की लागत भी ज्ञात होती है, जो चालू कार्य है। इसके द्वारा प्रदत्त सूचनाएं जो होती हैं, वो मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधक की जो समस्याएं होती हैं, उनका निवारण करने में प्रयोग की जाती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो सूचनाएं देगा, उन सूचनाओं से मैनेजमेंट क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम जो भी आ रही है उनमें दूर करने में इनकी सहायता लेगा। ठीक है। दी गई वस्तु की लागत का पता लगाना कहलाता है। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं, होगी टेक्निक हो गई। अब जल्दी से यहाँ बात कर लेते हैं अब इसके क्वेश्चंस की। ठीक है। चलो। किसी वस्तु किसी दी गई वस्तु की लागत का पता लगाना। कोई वस्तु दी गई है, उसकी आपको लागत का पता लगाना है। तो उसका पता कहाँ से लगेगा? लागत निर्धारण से, लागत लेखांकन से, लागत लेखा शास्त्र से। देखिए, लागत का जो निर्धारण होता है वह लागत निर्धारण में ही होता है। लागत लेखांकन अगर उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, अगर उसके क्या क्या मेथड, क्या क्या सिद्धांत यूज कर रहे हो लागत निर्धारण में, वो कहाँ आएगा? लागत लेखा शास्त्र में आएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लागत एवं लेखाकार संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में है, मुंबई में, कलकत्ता में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लागत एवं लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम पारित किया गया था। कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट एक्ट वॉज पास्ड 1947, 1951, 1959 या 1969। तो सही आंसर होगा आपका सी, 1959 में लागत एवं लेखाकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक व्यय की सहायता से लागत का पता लगाना। किसकी? वास्तविक व्यय की, मतलब जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, उनकी सहायता से आपको कॉस्ट का पता लगाना है। तो बताइए, ये कौन सा होगा आपका? इसको ऐतिहासिक लागत निर्धारण कहेंगे, मानक लागत निर्धारण से पता होगा, या सीमांत लागत से होगा, या अवशोषण लागत से? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें क्या होता है? काम जब हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब देखा जाता है कि इस पे वास्तव में खर्चा कितना आया, कितनी कॉस्ट आई। तो इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक व्यय वास्तविक व्यय का पता इससे ही लगाया जाता, ऐतिहासिक लागत विधि से। तो अब आपको याद है तो आप इसका आंसर दे पाए। आप इसको ना सीखते कि कौन सी लागत होती है, कौन सी पद्धतियां होती है, तो आंसर आप नहीं दे पाते। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तेल उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? प्रक्रिया लागत निर्धारण का, बैच लागत का, इकाई लागत का, या लागत प्लस लागत निर्धारण का? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। क्योंकि जो काम प्रोसेस में होता है, तेल अगर आप देखेंगे कैसे निकलता है, वो तेल क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है, उसमें से रिफाइन किया जाता है, उसको पेट्रोल अलग किया जाता है, आपका कैरोसिन अलग किया जाता है। ठीक है, उसमें से गैस अलग की जाती है, इतनी सारी प्रोसेस से निकलता है। और जहां पर प्रक्रिया की बात आती है, प्रोसेस की बात होती है, वहां प्रोसेसिस लागत निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लागत खातों लागत खातों को वैधानिक दायित्व के अनुपालन के लिए अनिवार्य रूप से बनाए रखना। कॉस्ट अकाउंट आर मैंडेटरीली मेंशन टू कंपेल द स्टेचुरी ऑब्लिगेशन। देखिए, कानूनी रूप से इनको अनुपालन करना है और इनको अनिवार्य रूप से बनाए रखना है। तो कौन? सभी व्यवसायिक संस्थाओं को रखना चाहिए, या विनिर्माण संस्थाओं को, या कुछ निश्चित विनिर्माण कंपनियों को? लागत खाते को वैधानिक दायित्व है, मतलब कंपलसर है कानूनी तरह से कि जरूर बनाना है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर करनी है। किसको करनी है? सभी जितनी भी व्यवसायिक संस्थाएं होंगी, या जो केवल वो विनिर्माण में लगी होंगी, कोई प्रोडक्ट बनाती होंगी, या कुछ निश्चित होंगी कंपनियां? तो सही ऑप्शन होगा कुछ निश्चित कंपनियां हैं जिनको ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय और लागत दोनों ही लेखांकन प्रणाली निम्न
निम्न पर आधारित है। चाहे आप फाइनेंशियल की बात करें, चाहे कॉस्ट की, दोनों ही जो अकाउंटिंग है वो किस पर बेस्ड हैं? दोहरा प्रणाली पर है, एकल प्रणाली पर है। एक बार चेक कर लेता हूँ, सही दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, आवाज भी आई होप आपको सही आ रही होगी। तो ये डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड होती हैं, बेस होती हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस होती हैं, इंडियन बुक कीपिंग पर बेस होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली, चाहे आप फाइनेंशियल लेखांकन की बात करें या लागत लेखांकन की, दोनों ही दोहरा लेखा प्रणाली पर ये डिपेंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लागत लेखांकन एक कला है, विज्ञान है या दोनों है? तो सही होगा दोनों है। ठीक है, लागत लेखांकन दोनों है। नेक्स्ट, मोटर कार उद्योग में किसका उपयोग होता है? परिचालन लागत का, बहुसंख्य लागत का, प्रक्रिया लागत का? तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका बी, मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खिड़की कहीं अलग बनती है, टायर कहीं अलग बनते हैं, शीशा कहीं अलग बनता है, इंजन कहीं अलग बनता है, असेंबल वो एक जगह फिर हो जाती हैं। तो जो अलग अलग बनती है, बहुसंख्य रूप में तैयार होती है, तो वहां पर कौन सी यूज होती है? बहुसंख्य लागत विधि यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता क्या है? आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभों को अधिकतम करना, स्कंध मूल्यांकन का सहायता करना, या निर्णय हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करना, या क्रय विक्रय का निर्धारण में सहायक होना? तो सही क्या होगा? जो निर्णय लेना है प्रबंध को, सूचनाओं को प्रदान करने के लिए उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहु लागत विधि का उपयोग कहाँ पर होता है? अभी तो बताया था, क्या हो जाएगी? ये कार निर्माण कंपनी में। ठीक है, बहु लागत विधि, मल्टीपल कॉस्टिंग, जहां पर एक ही कहीं कोई चीज कहीं बनती है, कोई चीज कहीं बनती है, कई प्रोसेस में काम हो, अलग अलग जगह काम होता है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी, अब ये बिजली उत्पादन करने वाली कोई प्रोडक्ट तो बनाती नहीं होती, बनाती है, ये क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड कराती है। और जहां भी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां होती हैं, वो कौन सी मेथड यूज करती हैं? वो कौन सी अकाउंटिंग यूज करेंगी? यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग? तो सही होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये आपको याद रखना है। यहां पर आप यूनिट की बात बिजली से मत ले जाना। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट, जॉब कोस्टिंग का उपयोग किया जाता है, कौन सी जॉब कोस्टिंग जो आप यूज करते हैं, जॉब कोस्टिंग कहाँ पर यूज करते हैं? पेपर मिल्स में, रसायन कार्य में, प्रिंटिंग प्रेस में, टेक्सटाइल में? तो सही होगा आपका प्रिंटिंग प्रेस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और ये है आपका जो मैंने पहले डिस्कस किया था। अब आप देखिए क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे। अस्पताल में लागत निर्धारण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अस्पताल में ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस दी जा रही है, अस्पताल में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, और जहां पर सर्विस दी जाती है वहां कौन सी मेथड होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था आपको कि आप ऐसे आंसर, क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं अगर वीडियो को शुरू से देखेंगे। ठेका लागतांकन प्रयोग की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पर होती है? जहाज निर्माण में, एयरलाइंस में, ऑटोमोबाइल्स वाहन में, उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? जहाज निर्माण में, जहां पर ठेका दिया जाता है, जहां पर कार्य लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो वहां पर आपका ठेका लांकन यूज किया जाता है। और ये आपका यूपी में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और राजस्थान में भी ये ठेका लागत पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखे, देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आपके लिए कॉन्सेप्ट छोटे नोट्स तैयार किए हैं, और नोट्स तैयार करने के बाद आपको ये क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हक आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हक आपका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, आप कुछ और कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ आपको स्पेशल जरूरत है, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लागत लेखांकन किसकी एक शाखा है? तो लागत लेखांकन किसकी शाखा है? लेखांकन की, परिचालन की, या दोनों की? ऑप्शन ए होगा। अकाउंटिंग जो होती है आपकी, उसी की एक कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक शाखा है। जो छोटी छोटी फर्म होती हैं वो अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करती, वो सिंपल अकाउंटिंग में, साधारण अकाउंटिंग में ही इसको भी बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
उपकार्य आदेश में प्रयोग की जाने वाली लागत निर्धारण की पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? कह रहे हैं द मेथड कॉस्टिंग यूज इन सब वर्क ऑर्डर इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं आपका सब टास्क, नाम से ही आ रहा है सब वर्क और सब टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत लेखांकन का उद्भव किसके कारण हुआ था? ऐतिहासिक लागत की वजह से हुआ था उद्भव, या लेखांकन की सीमा, या वित्त लेखांकन की सीमा, या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन होगा बी। देखिए जो आपका लिमिटेशन था फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट को निर्धारित नहीं करती थी और इसको नियंत्रण नहीं कर पाती थी, इसलिए एक अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत हुई। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारा काम कर देती, उसकी ये सीमा ना होती, तो फिर तो जरूरत कॉस्ट अकाउंटिंग की होती नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदत्त वस्तु की लागत निश्चित करना क्या कहलाता है? व्हाट इज द कॉल्ड डेटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गिवन आइटम। एक आइटम की आप क्या कर रहे हैं? कॉस्ट निर्धारित कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे, ऑपरेशंस कहेंगे, दोनों कहेंगे? लेखांकन कहेंगे, परिचालक, या दोनों? तो उसको कहेंगे आप परिचालन, मतलब ऑपरेशन उसको कहेंगे। यदि आप डिटरमाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द कॉल्ड डिटरमाइन द कॉस्ट, कॉस्ट को, एक आइटम की कॉस्ट को आप क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑपरेशंस, परिचालन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स अधिनियम किस सन में पारित किया गया? इन विच ऑफ द वर्कर्स फास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट एक्ट वॉज पास्ड, कौन से ईयर में आया था? तो ये आया था आपका 1959 में, 1959 में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, क्योंकि देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए इस चैनल की भी ग्रोथ होती है और ऐसे चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी कुछ दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।